हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण और लोकतंत्र। देखिए, वैश्वीकरण और लोकतंत्र किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वैश्वीकरण का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे चीज़ को हम लोग बड़े अच्छे से इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसका पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अब पूरी से आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है। ठीक है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात को हम लोग समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्यों है। वैश्वीकरण क्या होता है कि विश्व के देशों में व्यापार होना। दुनिया भर में इतने सारे देश होते हैं, अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, लेन देन, वस्तुओं का लेन देन करता है, आना जाना होता है, सांस्कृतिक का जो कल्चर होता है उसका भी प्रवाह एक देश से दूसरे देश में अगर प्रवाह होता है, तो ये सारी चीज़ वैश्वीकरण के अंतर्गत में आता है। क्योंकि वैश्वीकरण के में ही नाम में विश्व छुपा हुआ है। इसको अंग्रेजी से हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये वर्ड ही ऐसा चीज़ होता है, तो ग्लोबल यानी कि पूरा दुनिया के देशों का एक हो जाना, पूरे दुनिया का बाजार का एक होना, यही होता है। और बाकी बचा लोकतंत्र। लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब ही होता है कि कोई भी देश, जैसे हम अपने भारत में रहते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का अर्थ ही होता है कि पूरा देश संविधान के अनुसार चलता है। कोई भी अगर नेता चुना जाता है तो वो चुनाव के अकॉर्डिंग चुनाता है। ठीक है। कोई कोई ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी आगे खड़ा हो गया बोला कि मैं ही आप लोग का नेता हूँ, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि वोट दे के अगर किसी नेता को चुना जाता है, अगर आम आदमी या फिर जनता वोट दे के कोई नेता चुनता है, तो उसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो यानी कि ये बात और वैश्वीकरण और लोकतंत्र दोनों चीज़ आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ गया होगा। और चलिए आप आगे देखते हैं कि क्या एक दूसरे वैश्वीकरण का लोकतंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर लोकतंत्र से वैश्वीकरण को कोई इफेक्ट पड़ता है। ये सारे चीज़ को समझेंगे। ठीक है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने संस्कृति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में लगातार बदल दिया है। यानी कि वैश्वीकरण जो और होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी दूसरे देश के साथ जो रिलेशन जो बन रहा है, तो उसमें हमारी संस्कृति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। यानी कि सकारात्मक माने कुछ अच्छाई भी पड़े हैं इसके प्रभाव, तो कुछ बुराई प्रभाव भी पड़े हैं। यानी कि ये पूरी तरह से हमारी संस्कृति को बदल के रख दिया। कैसे बदला है, देखिए। वैश्वीकरण से दुनिया भर में प्रौद्योगिकी बढ़ती है और लोकप्रिय उत्पादों के तेज प्रभावी संचार और खपत की पठनीयता होती है। क्योंकि वैश्वीकरण जो चीज़ होता है कि पूरे दुनिया में प्रौद्योगिकी का संचार होता है। संचार टेक्नोलॉजी, अभी इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट का सर्विस कहाँ से अमेरिका से प्रोवाइड होता है, कहाँ हम इंडिया में चला रहे हैं। तो यही अब यानी कि पूरा दुनिया में इंटरनेट प्रसिद्ध है। तो कहने का ये तात्पर्य ये है, अब फेसबुक जो होता है, फेसबुक तो अमेरिका का कंपनी है ना, अमेरिका कंपनी है, हम भारत में चला रहे हैं। उसी तरह से आज सभी देशों में फेसबुक चलता है। तो जब किसी एक देश का कंपनी है और बाकी पूरा दुनिया का देश उसको चला रहा है, तो यही वैश्वीकरण होता है। यानी कि उसका लाभ सभी देशों को मिल रहा है। ठीक है। और देखिए, वैश्वीकरण विभिन्न स्तरों पर संस्कृतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ता है। ठीक है। अगर वैश्वीकरण को अगर एक तरीके से समझा जाए, तो हम दूसरे देशों का कल्चर को हम समझ सकते हैं, दूसरे देशों के कल्चर से हम प्रभावित भी हो सकते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण है, दूसरे देश के सामान का आना जाना होगा, संस्कृति का आना जाना होगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। आगे चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वैश्वीकरण का उपयोग किया है। ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश के बीच समझौता होता है, तो कई बातों पर समझौता होता है कि व्यापार को लेकर समझौता है, समझौता होता है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को लेकर समझौता। तो जब व्यापार का समझौता होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक देश के लोग दूसरे देश को व्यापार का सप्लाई करते हैं, जो इस चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो वैश्वीकरण होता है, जब एक देश का सामान अगर दूसरे देश में जाएगा, एक देश का आदमी दूसरा देश जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि कल्चर का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो संस्कृतियों को समझना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे देश, लोग और संगठन बातचीत करते हैं, और वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से ये जो वर्ड लाइन है, ये हमें समझ में आता है कि जब दूसरे देश हम जब जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब इंडिया के लोग अगर जापान जाएंगे, तो जापान के लोगों के बारे में समझेंगे, वो लोग कैसे रहते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वहाँ पर किस टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं, किस तरह का रेस्टोरेंट वगैरह होता है। तो यानी कि जब एक देश से दूसरे देश जब आना जाना होगा, तो वहाँ का कल्चर, संस्कृति
उसके बोल चाल तौर तरीके रहन सहन सारी चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो वही चीज़ वैश्वीकरण में होता है। जब एक देश से दूसरे देश सामान का आना जाना, आदमी का आना जाना होता है, तो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को हटाकर वैश्वीकरण और समय और स्थान के पास से ही व्यक्तियों, राष्ट्रों, राज्यों और यहाँ तक कि समाजों के सामाजिक राजनीतिक ढांचे के दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्यवाही को बदल दिया है। राजनीति के दायरे में वैश्वीकरण ने कई विकास पैदा किए हैं। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जब सीमाओं, कोई भी देश के सीमाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, लोगों पर, व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का ये सारे चीज़ जो मैंने अपने आपको पहले ही बताया, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है, प्रभाव डालता है देशों पर, वहाँ के लोगों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्वीकरण के दौर में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने एक नए तरह की प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। ठीक है, जब वैश्वीकरण आता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के जब ये होता है, सामान जब दूसरे देशों में बिकने लगते हैं, तो वहाँ स्थानीय लोगों का सामान का डिमांड घट जाता है। ठीक है, इसमें प्रारंभिक गतिविधियों को तकनीकी नवाचार से चुनौती मिल रही है। ठीक है, इसमें पारंपरिक गतिविधियों को तकनीकी नवाचार से चुनौती मिली। ये बात ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान कर चलिए हम लोग भारत में रहते हैं। अब भारत में अगर हम, भारत के लोग अगर दूसरे देशों का वस्तु का उपयोग करने लगेंगे, दूसरे देशों का उपयोग, तो भारत के लोगों द्वारा बनाए गए उस वस्तु को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में टक्कर होता है, चुनौतियाँ मिलती है। ठीक है, इसमें मध्य वर्ग के पूर्व प्राप्त कौशल को क्षति पहुंचती है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो यहाँ के स्थान लोग होते हैं, उसको क्षति होती है, उसको बिजनेस को नुकसान होता है। निश्चित तौर पर वैश्वीकरण के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक वित्तीय पूंजीवाद के उभार ने भी एक नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया है। ठीक है, तो यानी कि जो वैश्वीकरण की वजह से जब यहाँ का स्थानीय लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को चुनौती मिल रहा है, तो एक तरीका से एक दूसरे टाइप के स्थानीय वर्ग कुछ बन गया। ठीक है, लेकिन इस श्रेणी का आकार पारंपरिक की तुलना में काफ़ी छोटा है। ठीक है, बीते 20 वर्षों में पुराने मध्यम वर्ग के का न केवल आकार कम होने लगा, बल्कि उसके जीवन स्तर में भी गिरावट आई है। यही बात हमने पहले बताया कि जैसे ही जब दूसरे देशों का सामान का उपयोग होने लगता है, तो यहाँ के लोगों का जब डिमांड घटने लगता है, तो जिसका जीवन स्तर भी गिर जाता है, उसका व्यापार भी गड़बड़ हो जाता है ना, व्यापार में वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो बाजार के जो वस्तु होते हैं, उसको टक्कर देना स्थानीय लोगों के लिए वश की बात नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से उनका आय जब कम होने लगता है, जीवन स्तर भी गिरने लगता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ में रहा कि जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ता है, वो बेहतर तरीके से मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।